आज के समय में हमारा प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो, सब किसी में हम आगे हैं। जो बाहर के लोग गाजियाबाद की तरफ देखते हैं, उनके सामने एक नेगेटिव इमेज गाजियाबाद की तैयार हो चुकी है। वो इमेज ऐसी रही है कि गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा क्राइम रहा है, गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा गुंडा राज रहा है। अब योगी जी की सरकार है, अपराधी गायब, अपराध गायब, अपराधी ढूंढे नहीं मिल रहे। और तो उन मन चले जो सड़कों पे चौराहे पे छेड़छाड़ कर रहे थे, योगी जी ने कहा कि अगले चौराहे पे जाओगे तो यमराज के भी दर्शन हो जाएंगे। तो मीडिया अपना काम करे, और आपका जो चैनल है आज चाणक्य जो पूरे देश में घूम के आप काम कर रहे हैं, ये भी सराहनीय है। लोगों को धर्म में बांटा जा रहा है। और मेरा मानना है कि मेरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी को 10,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोट पोल अंदर मिलेंगे। मीडिया की अहमियत है, फिर मीडिया के सब कुछ जानना, सब कुछ सोचना, लोगों की सोच बनाना, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। लोकतंत्र में पहले से भी कह रहे हैं चौथा स्तंभ है। आज हम इतनी मजबूत आर्मी देश के पास रख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान चाहे तो दोनों एक साथ भी तय कर लें, तब भी हम कर लें। पक्ष तो यही नहीं तय कर पा रहा कि उसे करना क्या। अभी हमारी मसूरी गुलावटी मार्ग 4 लेन स्वीकृत है देहरा तक। लखवा से धौलाना मार्ग मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैंने लिखा भी है। और मोदी जी जैसा नेतृत्व और उन जैसी समझ, सूझबूझ और पूरा समर्पण, ये अभी तक आज़ाद हिंदुस्तान के किसी नेता के पास न पहले था और भविष्य में पूरे विश्व को इस सनातन को सलाम करना पड़ेगा। तो इस 400 पार के नारे को लेकर सर आप कितने आश्वस्त हैं बीजेपी की जीत को लेकर? बीजेपी का 400 पार का नारा सार्थक है, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा सार्थक है। और मेरा तो मानना फिर एक बार मोदी सरकार नहीं, बार बार मोदी सरकार का नारा इस देश की जनता पूरी करेगी। और इस बार हम सबसे ज्यादा वोटों से गाजियाबाद से इस बार हम जीतेंगे। अब होगा चुनाव का सटीक एनालिसिस। अब होगी मुद्दों पर सटीक बात इलेक्शन चाणक्य के साथ। तो आइए करते हैं जनता से बात। दोस्तों, देश में चुनाव का माहौल है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। इलेक्शन चाणक्य की टीम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चुनाव यात्रा कवर कर रही है, जिसमें हम ग्राउंड पर जाकर वहां के लोगों से बात कर रहे हैं और साथ ही वहां के नेताओं से बात कर वहां के चुनावी माहौल का विश्लेषण और वहां की सभी चीज़ों का जायजा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित लोकसभा सीट गाजियाबाद में। आज हम यहाँ पर गाजियाबाद के धौलाना से विधायक धर्मेश सिंह तोमर जी से बात करेंगे और इस हमारे खास प्रोग्राम नो यूर एमएलए, इसमें हम उनसे जानेंगे उनकी कुछ बातें और यहाँ पर होने वाले उनके कामों के बारे में और साथ ही यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इलेक्शन चाणक्य के स्टूडियो वैन में। जी धन्यवाद इलेक्शन चाणक्य चैनल का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, देश में चुनाव का माहौल है। आप गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा से विधायक हैं, तो कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? क्या माहौल रहा इस बार चुनाव प्रचार में? मुझे लगता है कि गाजियाबाद हमारी जो लोकसभा है वो बीजेपी की बहुत अच्छी लोकसभा में से एक है। और इस बार हम सबसे ज़्यादा वोटों से, अब तक जितने भी चुनाव हम जीते हैं, यदि सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे तो जो मोदी जी की अपार लहर देश में चल रही है, गाजियाबाद से इस बार हम जीतेंगे। सर, गाजियाबाद जो है कई वर्षों से ये बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनकर आए हैं। राजनाथ सिंह जी भी यहाँ से रहे हैं, वीके सिंह जी 2 बार यहाँ से बड़े मार्जिन से चुनकर आए। लेकिन इस बार प्रत्याशी अपना उम्मीदवार बीजेपी ने यहाँ से बदल दिया, उनकी जगह अतुल गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या ऐसा कारण रहा और उनके प्रत्याशी बदलने के जाने के बाद में यहाँ पर क्या मतों पर कुछ प्रभाव हो सकता है, वोटर्स पर कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मतों में प्रभाव है, और प्रभाव यह है कि वोटर बहुत उत्साहित है। इसलिए उत्साहित है कि पहली बहुत दिनों बाद हमारा लोकल प्रत्याशी गाजियाबाद का है, जो हमारे बीच का है, हमारे साथ रहता है, हमारे शहर गाजियाबाद का रहने वाला है। तो जनता बहुत खुश है और शीर्ष नेतृत्व तो बहुत बधाई का पात्र है कि उन्होंने हमारे प्रत्याशी को हमारे बीच में भेजा है। पहले भी जो लोग पार्टी ने भेजे हैं, हमने सबका स्वागत किया है और उनका एक लंबा कार्यकाल पिछले लोगों का भी रहा है। पार्टी बार बार कैंडिडेट तो बदलते ही हैं, सभी बदलते हैं, पर बहुत धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने अतुल गर्ग जी जो हमारे बीच के हैं उन्हें भेजा।
इसके लिए बधाई का पात्र है हमारे नेता। आप यहाँ की राजनीति में बहुत वर्षों से सक्रिय हैं, आप यहाँ पर 2 बार विधायक चुनकर आ चुके हैं। सर, क्या रहा ऐसा कि आप राजनीति की तरफ टर्न आउट हुए? क्या पहले से ही आपने राजनीति की तरफ जाना सोचा था या माहौल ऐसा बना कि आप राजनीति की तरफ टर्न हो गए? नहीं, बस समय होता, मेरा मानना है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड भी किया है और उसके बाद सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम किया। पर एक समय आया, लोगों ने डिमांड की खुद ही, और एक पंचायत स्तर पे जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़े, अध्यक्ष बना मैं जिला पंचायत गाजियाबाद का, और फिर 5 बार एमएलए भी लड़ लिए। तो जनता ने जो सहयोग दिया है और जो मेरा अपना मानना है कि यदि हम बेहतर कर रहे हैं, जनता के हित के काम करते रहते हैं और एक विश्वास के साथ करें, तो आपको जनाधार और आपका आधार कभी नहीं घटता है, बल्कि बढ़ता ही है। मेरे साथ तो यही है, बढ़ ही रहा है, घटता नहीं। सर, बचपन में जब आपने भी कुछ सोचा होगा कि मुझे, जैसे कि अलग अलग मेरी ख्वाहिश रही थी कि मैं बड़ा होकर पत्रकार बनूं, तो मैं आज पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं। आपने भी कुछ ऐसा सोचा होगा? परिवार का और मेरा भी क्या, सभी का एक लक्ष्य होता है। मेरे 2 बड़े भाई इंजीनियर हैं, सरकारी जॉब में, एक रिटायर हो गए, एक अभी हैं। तो उसी तरह था, फादर हमारे प्रिंसिपल रहे इंटर कॉलेज में, कि कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद वही तलाश किया जाएगा। पर फिर पढ़ने के बाद जब लगे तो बस एक अपने आप ही संजोग बनते चले गए। पर राजनीति का तो कहीं तय नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि राजनीति करेंगे, पर वहाँ भी चला गया। आज सर आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, इससे पहले आप समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। दोनों पार्टियों के साथ आपने काम किया है, क्या बदल नज़र आता है सर आपको नेतृत्व में? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, मोदी जी जैसा नेतृत्व इस आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक किसी की पार्टी ना पहले था ना आज है। और मोदी से लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री, मोदी से लोकप्रिय नेता पूरे विश्व में भी नहीं है। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व की तुलना तो किसी पार्टी से नहीं की जा सकती है। हाँ, दूसरी पार्टियों में भी नेता समय समय पर रहे हैं, पर मोदी जी जैसा नेतृत्व और उन जैसी समझ, सूझबूझ और पूरा समर्पण, ये अभी तक आज़ाद हिंदुस्तान के किसी नेता के पास ना पहले था, और भविष्य में फिर पता चलेगी क्या होगा। इस बार के जो चुनाव होने वाले हैं, इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, तो इस 400 पार के नारे को लेकर सर आप कितने आश्वस्त हैं बीजेपी की जीत को लेकर? बीजेपी का 400 पार का नारा सार्थक है, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा सार्थक है। और मेरा तो मानना, फिर एक बार मोदी सरकार नहीं, बार बार मोदी सरकार का नारा इस देश की जनता पूरी करेगी। मोदी जी को ईश्वर बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, वो इस योजना भी, अगली योजना भी देश के प्रधानमंत्री हैं। और निश्चित रूप से जो 1000 साल से इस देश में कमी आई है, जो 1000 साल की दास्ता जो गुलामी थी, उसके जो प्रतिफल हमारे साथ रहे हैं, उन्हें सबको लाइन पे लाना, लेवल करना और एक देश को पूरे विश्व के नेतृत्व देने में सक्षम बनाने लायक यदि कोई प्रधानमंत्री अभी तक देश में आए हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं, पर मोदी जी जैसा नेता हो पाना संभव नहीं है। जैसे कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, ऐसे में जब दोनों जगह पे सरकार होती है तो विकास की जो गति होती है वो दुगनी होती है। तो आपके क्षेत्र में आप जब से विधायक हैं तो क्या क्या नए बदलाव, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हुए हैं? निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, और हम किसी भी क्षेत्र में देख लें, अपनी सड़कों की तरफ देख लें, अभी हमारी मसूरी गुलावटी मार्ग 4 लेन स्वीकृत है देहरा तक। लखवा से धौलाना मार्ग मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैंने लिखा भी है, वो भी बहुत जल्दी हम 4 लेन करने जा रहे हैं। हमारा एक्सप्रेसवे, हाईवे, जितना सड़कों से लेके गलियों की अंदर सड़कें, गांव की सड़कें, बिजली का काम, वो बिल्कुल रिकॉर्ड है अपने आप में। और इसी गति से काम चलता रहा तो निश्चित रूप से हम पूरे भारतवर्ष में बहुत आगे वाले डेवलप में एक अपनी भागीदारी करेंगे। तो बहुत तेज़ विकास सरकार के कारण, डबल इंजन की सरकार के कारण हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, जैसे कि आपने कहा डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार में गाज़ियाबाद में एक विषय जो मुझे सुनने को मिला कि डबल इंजन की सरकार के मुकाबले गाज़ियाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में उस तरह का विकास देखने को नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। गाज़ियाबाद में जितने इंस्टीट्यूशन हैं शिक्षा के, और जहाँ पे लखवा में बैठे हैं, यहाँ तो हर 2 किलोमीटर के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज है,
इसी शहर में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल मेडिकल कॉलेज अलग है, और पिलखवा में तो पहले से एजुकेशन हब है। तो शिक्षा में हमारा जनपद पीछे नहीं था, और अभी जो पिछले कुछ वर्षों में जितना तेज़ी से तरक्की की है, आज जनपद गाज़ियाबाद में हर तरह के कॉलेजेस, स्कूल लेके लॉ से बढ़िया सिम्बोसिस तक के स्कूल, दूसरे भी बहुत अच्छे विद्यालय हमारे जनपद में हैं। अच्छे ग्रुप्स के एजुकेशन कॉलेज हमारे यहाँ हैं, छोटे बच्चों से लेके सभी कुछ हैं। तो ऐसा गाज़ियाबाद की नहीं है, 10 साल की मोदी जी सरकार ने बिल्कुल पार कर दिया। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे ही बढ़े, और इसी गति से बढ़े तो बहुत आगे हो जाए। जैसे कि सर आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा की जितनी सारी बातें आपने बताई, उसी के साथ साथ गाज़ियाबाद की जो बाहर के लोग गाज़ियाबाद की तरफ देखते हैं, उनके सामने एक नेगेटिव इमेज गाज़ियाबाद की तैयार हो चुकी है। वो इमेज ऐसी रही है कि गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा क्राइम रहा है, गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा गुंडा राज रहा है। ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इमेज कैसे तैयार हुई, या फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार कहा जा सकता है? वो इमेज इसलिए हुई कि पिछली जो सरकारें थी, उन्होंने किसी न किसी वर्ग विशेष को और जाति विशेष को उसके लिए बढ़ावा दिया। अब योगी जी की सरकार है, अपराधी गायब, अपराध गायब, अपराधी ढूंढे नहीं मिल रहा है, कहाँ है, कोई चलता सीधा नहीं है। और तो मन चले जो सड़कों पे चौराहे पे छेड़छाड़ कर रहे थे, योगी जी ने कहा कि अगले चौराहे पे जाओगे तो यमराज के भी दर्शन हो जाएंगे। तो यमराज के दर्शन उन्हें शायद अच्छे नहीं लगते हों, और किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। बिल्कुल जितना क्राइम कंट्रोल माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में हुआ है, तो अपराध तो गायब है। और पहली सरकारों की नीतियां ही जब इस तरह थी तो अपराधी कैसे रुकता। अब आप देख लो, किसी गांव में चले जाओ, पहले बड़ी ये काम समस्या थी, जानवर चोरी होते थे। जब से सरकार आई है योगी जी की, कोई जानवर चोरी नहीं होता है। महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपना काम से लौट रही हैं, कहीं कुछ नहीं है, और हर अपराध पे कंट्रोल हुआ है। हमारा प्रदेश का जो इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से जुड़ा हमारे उनके ऑनर्स हैं, वो लोग बहुत आसानी महसूस कर रहे हैं, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हमें मिला है। और वो इसलिए मिला कि हमने उत्तर प्रदेश को आदर्श माहौल दिया। आज के समय में हमारा प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो, सब किसी में हम आगे हैं। हम बहुत अच्छा मेक इन इंडिया के तहत तमाम हमारे फौज से जुड़ी फैक्ट्री हैं, हम बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक आदर्श माहौल है। गुंडे अपराधी शांत का बिल्कुल अपने पनाहों में है, इसे पूरा देश महसूस कर रहा है, तभी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुका है। सर, इस बार जो चुनाव होने जाने वाले हैं, इन चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों पर राजनीति हो रही है? बीजेपी किस मुद्दों को लेकर वोटर से अपने वोट की अपेक्षा करती है कि वो लोग उनको किस मुद्दों पर वोट दें, और क्या उनकी अपेक्षाएं होगी आपसे? मेरा मानना है मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, उसमें कोई क्षेत्र बाकी नहीं रह गया। हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछ गया। अभी कुछ साल पहले हमें याद था, दिल्ली से पिलखवा आते थे तो पता नहीं कितने घंटे लगेंगे, किस जाम में खड़े रहेंगे। और कोई क्षेत्र जो भारत का सम्मान की बात हो, भारत की विकास दर की बात हो, देश की आर्मी मजबूत करने की बात हो, आज हम इतनी मजबूत आर्मी देश के पास रख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान चाहें तो दोनों एक साथ भी तय कर लें, तब भी हम कर लेंगे। तो जो हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। निश्चित रूप से देश बढ़ रहा है, और मोदी जी के इन्हीं काम के कारण आप किसी से बात कर लें, अयोध्या में 500 साल की एक दास्तां झेलने के बाद भगवान राम अपने मंदिर में बैठे हैं, ये हर किसी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का विषय है। अभी हमने देखा कि लोगों ने अपने घर में, आम गरीब सामान्य आदमी 100 से 200 रुपये का झंडा खरीदा भगवान राम का, और अपने घरों पे लगाया। पैसा भी उसने खुद ही दिया, कोई बांट तो नहीं रहा था उसको। तो पूरे देश में जो उत्साह है, और मोदी जी ने कहा कि हम गुलामी का कोई प्रतीक छोड़ेंगे भी नहीं। हमें उम्मीद है कि समस्याएं जो थी देश के सामने, जो पैदा की गई, जो हम पे थोपी गई, जो हमारा शोषण हुआ, उससे केवल और केवल मुक्ति मोदी जी के कारण मिलेगी। मोदी जी उसमें सक्षम भी हैं, और उसी के कारण आज कोई नेता तय नहीं कर पा रहा, विपक्ष तो यही नहीं तय कर पा रहा कि उसे करना क्या है। हाँ, एक सस्ती लोकप्रियता जरूर मुझे लगता है वो लेना चाह रहे हैं कि इस देश के लोगों को, इस सनातन के मानने वाले लोगों को जाति में बांटा जाना चाहिए, ये उनकी सोच है।
जबकि ऐसा नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था भी बनी तो वर्ण केवल कार्य के लिए बने, उसमें अलग अलग कार्य करने वाला कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं था। केवल काम की कुशलता के लिए हम अपने शीर्ष पे कैसे पहुंचे अपने अपने क्षेत्र में, वो वर्ण बने। और उनके द्वारा बांटने की जो कुचक्र विपक्ष के द्वारा रचा जा रहा है, इस देश का नागरिक जाग गया है, उसे देश दिखता है, उसे राष्ट्र धर्म दिखता है, वो देश के लिए सोचता है। इसीलिए इस विपक्ष जो कुचक्र रचता है, जो जगह जगह असंतोष और जातीय और वो बात कर रहे हैं, उसमें कोई सनातन को मानने वाला, कोई भारतीय इनके जाल में नहीं फंसना है। 400 पार निश्चित रूप से होना है, मोदी जी फिर एक बार निश्चित रूप से होना है। और बल्कि देश की तैयारी मुझे लगता है मोदी जी एक बार नहीं, मोदी जी बार बार ये भी होना है। सर जैसे आप कह रहे हो 400 पार की बात कर रहे हो, आपकी पार्टी का नारा भी रहा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या गाज़ियाबाद क्षेत्र से पार्टी को सबका साथ मिल रहा है? क्योंकि एक चर्चा रही है राजपूतों की नाराज़गी की, तो इस बात में कितनी सत्यता है सर? पहली तो गाजियाबाद में पार्टी को सबका साथ मिल रहा है। अभी मैं जहाँ मीटिंग 2 गाँव में करके आया हूँ, वो मुस्लिम बाहुली मुस्लिम गाँव है, और मेरा मानना है कि मेरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी को 10,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोट पोल अंदर मिलेंगी। अगला आपका विषय है कि क्षत्रियों का क्या विरोध है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ी राजपूत क्षत्रिय बेल्ट यदि कोई है तो वो है जहां हम बैठे हैं, यह है साटा-84। ये लगभग 6 विधानसभाओं में इसका क्षेत्र आता है। धौलाना भी है, दादरी भी है, सिकंदराबाद भी है, मोदीनगर भी है, गढ़ भी है। तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, कई विधानसभा इसमें आती हैं। सबसे ज़्यादा क्षत्रिय वोट लगभग 90,000 की तादाद में धौलाना में आता है। सबसे बड़ा गढ़ पूरे पश्चिम का, सबसे ज़्यादा वोट इस विधानसभा में। और जब यहाँ क्षत्रिय कहीं बंटने को तैयार नहीं है, तो ये क्षत्रियों की जो बांटने की बात कर रहे हैं ना कि राजपूत नाराज है, और राजपूत नाराज कहाँ से हो जाएगा? क्यों नाराज पश्चिम में होना है कि साहब एक टिकट कट गया, तो टिकट तो यहाँ कटा, जब यहाँ का नाराज नहीं तो बाहर का क्या ले रहा है उससे? कहीं कोई नाराज नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में राजपूत स्वाभिमानी राष्ट्र भक्त कौम है। आज राष्ट्र को जोड़ते, आज सनातन को जोड़ते। जिस क्षत्रिय ने अपनी गर्दनें कटाई हैं, जहाँ 20-20 हज़ार की तादाद में छत्राणियों ने जौहर किया है, वो कौम किसी भी हालत में किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। आज सनातन को हमारी आवश्यकता है, मोदी जी को हमारी आवश्यकता है। चंद लोग अपने स्वार्थ में कुछ भी बयान देते फिरें, पर आम तौर पे आम नागरिक, आम क्षत्रिय और आम हिंदुस्तानी जो सामान्य रूप से सोचता है, वो केवल और केवल मोदी जी सोच रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं। सर विपक्ष का एक और आरोप रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये सवाल तो बहुत सारे नेताओं को बीजेपी के हमेशा पूछा ही जाता रहा है, ये आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, विपक्ष कहती है कि देश में जो माहौल है वो धार्मिक माहौल बनाया गया है, लोगों को धर्म में बांटा जा रहा है, बीजेपी ये बांटने का काम कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो धर्म से तो विमुख होकर कोई चीज़ रह ही नहीं सकती। धर्म तो जीने का एक ढंग है, पैटर्न है। सबका ढंग एक है, सबका धर्म भी एक है। जो सनातन है, जो पूरे विश्व को सबको समेटे है, वो अलग थोड़ी बात कर रहा है, वो जीने के तमाम पैटर्न बता रहा है। जब हम इतने पुराने, लाखों वर्षों पुराने एक सनातन से जुड़ते हुए, और हम चंद लोगों के कहने में हम सनातन से कैसे विमुख हो जाएं, कैसे दूरी रख लें, तो निश्चित रूप से हमारा जो सनातन है ये पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है, आदर्श है, पूरे विश्व को प्रेरणा देने वाला है, पूरे विश्व के कल्याण वाला है, सर्वे भवन्तु सुखेन वाला है, वासुदेव कुटुंबकम वाला है। तो ऐसे धर्म के प्रति हम पूरी संवेदना रखेंगे, और धर्म अपना काम बहुत बेहतर कर रहा है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा सहिष्णु हैं, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोग हैं। हम कैसे अलग हो जाएंगे? हम सनातन से अलग होने की सोच भी नहीं सकते, और पूरे विश्व को इस सनातन को सलाम करना पड़ेगा। और मानते भी लोग हैं। आप किसे मानेंगे? जिन पे आज तक कुछ आता भी नहीं है, किसे मानेंगे? तो सनातन से विमुख होना न किसी के लिए संभव नहीं। जैसे कि सर अभी देश में धार्मिक माहौल भी अच्छा है, सब जगह राममय वातावरण रहा है, तो ऐसे में आगे बढ़ते समय ऐसे क्या विकासी योजना रहेगी गाज़ियाबाद की तरफ? आप विधायक हैं, तो आप, और जब यहाँ से बीजेपी चुनाव में लड़ रही है प्रत्याशी एमपी के लिए,
तो ऐसे में कौन सी योजनाएं रहेगी जो आप गाज़ियाबाद की जनता को देना चाहेंगे नए, या किसानों के लिए नई नई क्या योजनाएं, आप यहाँ पर क्या नीतियाँ तैयार करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी मोदी जी की घोषणा है कि अर्थव्यवस्था हमारी 10 से 5 आ गई और इसी 5 साल में हम 5 से 30 नंबर पर आ जाएंगे। जब हमारी माली हालत सुधरेगी तो सबकी सुधरेगी। 2047 तक इसी देश के प्रधानमंत्री का विजन है, जिसने घोषणा करी हो कि हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। आज तक जो विकसित राष्ट्र बने भी हैं वो भी इस प्रण को नहीं ले सके हैं। हमने प्रण लिया है विकसित राष्ट्र बनने का। जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, सबका कल्याण होना है, किसान का कल्याण होना है, मजदूर का कल्याण होना है, देश का कल्याण होना है, हर भारतवर्षी का कल्याण होना है। इतनी बड़ी सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी योजनाओं के साथ चल रहे हैं। कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां मोदी जी की देखरेख में बहुत बेहतर ढंग से काम ना होता हो। और हालत तो ये है कि आम हिंदुस्तानी जिस समय सोचता है ना, उसकी कोई समस्या हो बोले मोदी जी दूर कर देंगे, उसे कहीं कुछ भी ना मिलता बोले मोदी जी देखेंगे। तो जहाँ इतना बड़ा विश्वास देश के प्रधानमंत्री पे लोग करते हों, वो इसलिए करते हैं कि बहुत बड़ी सोच है, बहुत आगे ले जाने की बात है। तो सर, इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में जैसे कि हर बार यहाँ पर पिछले 2 बार यहाँ के चुनाव में 5 लाख का मार्जिन रहा था, इस बार के चुनाव के नतीजे 7 लाख के ज़्यादा, इस बार 7+। हमें तो ग्राउंड से पता चला है कि यहाँ पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को टक्कर नहीं मिलेगा। है। और मेरा मानना है जिसे टक्कर में मानते हो ये लोग विपक्षी, वो 3 बार चुनाव लड़ ले लगातार, और हमारा 1 बार लड़के जितनी वोट लेगा, 3 बार की वोट इकट्ठी करे तो भी अतुल गर्ग से ज़्यादा नहीं होंगी। धन्यवाद सर, आपने हमें ये समय दिया। जाते जाते एक सवाल आखिरी पूछूंगा सर, मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं सर आप? मीडिया निश्चित रूप से आज के युग में, और इसकी जरूरत भी थी। बिना मीडिया जो जानकारी दे रहा है सब लोगों को, मीडिया की अहमियत है। बिना मीडिया के सब कुछ जानना, सब कुछ सोचना, लोगों की सोच बनाना, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। और लोकतंत्र में पहले से भी कह रहे हैं चौथा स्तंभ है, निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मीडिया अपना काम करे, और आपका जो चैनल है आज अचानक के जो पूरे देश में घूम के आप काम कर रहे हैं, ये भी सराहनीय है। इससे आप पूरे देश की जानेंगे, कल दूसरी तरह से आपके चैनल की राय भी आएंगी। तो मीडिया का काम तो बेहतर है ही है, और आपका चैनल का काम चाणक्य का अपने आप में बहुत बेहतर है। तो आपके चैनल को भी बधाई, और तमाम मीडिया को बधाई कि आप बेहतर करें, राष्ट्र हित में करें, हमारा देश आगे बढ़े। मोदी जी धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद। आपको भी बधाई।